इस वक्त की खबर के साथ करेंगे तो देखिए, संसद का मॉनसून सत्र और लोकसभा के भीतर ऐसा बयान दिया गया जिसने पूरे सदन का तापमान बढ़ा दिया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर टिप्पणी की, जिसके बाद सत्ता पक्ष ने कड़ा विरोध जताया। माफी की मांग उठी, आरोप प्रत्यारोप तेज हुए और बयान को लेकर के पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। प्रियंका गांधी के बयान से संसद में बवाल। प्रहलाद जोशी पर बयान से छिड़ा घमासान। पेपर लीक पर लड़ाई, आत्मसम्मान तक आई। लोकसभा में शिक्षा से जुड़े मुद्दे पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर ऐसी टिप्पणी कर दी जिसने सत्ता पक्ष को आक्रोश में ला दिया। सदन में शोर शराबा शुरू हो गया और बीजेपी सांसदों ने इसे प्रहलाद जोशी के आत्मसम्मान से जोड़ दिया। मुझे कोई नोटिस नहीं दिया है, मैं इधर प्रेजेंट हूँ। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस के इस बयान पर माफी मांगने की मांग की। अपने साथियों को समझाइए और बिल पर हम चर्चा शुरू करें। कुछ देर तक सदन में हंगामा चलता रहा और अध्यक्ष को व्यवस्था बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। आलम यह हो गया कि एक बयान ने पूरे सदन का राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि बिना तथ्यों के हमें इस तरीके के सदन के पटल पर बात नहीं होनी चाहिए। सर, जो प्रहलाद जोशी जी ने उसका प्रमाण मैं आपको दे दूंगी, मैं भेज दूंगी। प्रियंका जी को ऑथेंटिक करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए। और जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए। सर, ये क्या कुछ भी बोल के चल सकता है क्या? इसलिए मैं इसको खंडन करता हूं और उसको एक्सपेल करना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए। प्रियंका गांधी का यह बयान संसदीय गरिमा के खिलाफ माना गया, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने उसे सदन की कार्यवाही से हटाने का निर्देश दिया। विवाद बढ़ने के साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस पर चौतरफा हमला तेज कर दिया। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि संसद में भाषा और मर्यादा का पालन हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है, जबकि निशिकांत दुबे ने कांग्रेस की कार्यशैली और नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष लगातार सदन की गरिमा को चोट पहुंचाने का काम कर रहा है। जिस तरह से उन्होंने प्रहलाद जोशी जी पे आरोप लगाया, तो साफ एक रूल 353 में, क्योंकि कोई ये पार्लियामेंट का सदन सारे नियमों से चलता है या स्पीकर साहब के फैसलों से चलता है, उसमें नियम 353 में है कि किसी भी सदस्य के द्वारा किसी सदस्य या मंत्री के ऊपर आरोप लगाया जाएगा तो पहले पूर्व में लिख करके स्पीकर साहब को देंगे और जब स्पीकर साहब को दिया जाएगा पूर्व में, तब उठाने की अनुमति देंगे। आप केवल चरित्र हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो इमरजेंसी की मानसिकता है कांग्रेस की, वो दिखाई दी और ये आप लोगों के लिए विचारणीय विषय है, हमारे लिए नहीं है, कि आप सभी को उन्होंने पालतू कहा। अब मीडिया को पालतू कह देना लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के ऊपर इतना बड़ा प्रहार ये गांधी फैमिली ही कर सकती है। आपको पता है कि 1975 में जब इमरजेंसी लगाई तो एडिटोरियल क्या छपेगा ये भी वो तय करते थे। प्रियंका गांधी के बयान ने एक बार फिर संसद में राजनीतिक मर्यादा और भाषा की सीमाओं पर नई बहस छेड़ दी है। सत्ता पक्ष इस मुद्दे पर कांग्रेस से माफी की मांग कर रहा है, जबकि विपक्ष अपने रुख पर कायम दिखाई दे रहा है। ऐसे में सदन के भीतर शुरू हुआ यह विवाद अब राजनीतिक बयानबाजी का नया मुद्दा बन चुका है। आने वाले दिनों में यह टकराव और तेज हो सकता है, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि एक बयान ने लोकसभा की कार्यवाही के साथ साथ
देश की सियासत को भी गरमा दिया है। पहाड़ों पर बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। जगह जगह लैंडस्लाइड होने से सफर खतरनाक हो गया है। सड़कें बंद है, कहीं फ्लैश फ्लड में गाड़ियां बह गई, कहीं बाढ़ से हालात खराब है। दिल्ली एनसीआर में भी बादल जमकर बरसे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहाड़ों से लेकर मैदान तक मॉनसून मुसीबत बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद चंबा में आए फ्लैश फ्लड में कई गाड़ियां बह गईं। सैलाब के साथ आए मलबे में कई ट्रक दब गए और रास्ते बंद हो गए। पानी अपने साथ मिट्टी और पत्थर बहाकर लाया, जिससे मकानों में भी मलबा घुस गया। जम्मू कश्मीर के रियासी में लगातार हो रही बारिश से सलाल डैम ओवरफ्लो हो गया, जिसके बाद डैम के गेट खोलकर पानी को चिनाब नदी में छोड़ा गया, जिससे नदी का जलस्तर बढ़ गया। एहतियातन प्रशासन ने लोगों से उफनती नदी के किनारों से दूर रहने की अपील की है। गुजरात के वलसाड में सैलाब के बीच से एक बच्चे के रेस्क्यू का वीडियो सामने आया है। एक टोकरी की मदद से बच्चे की जान बचाई गई। बच्चे को बचाने के लिए मानव श्रृंखला बनाई गई। कोलक नदी में आई बाढ़ की वजह से एक परिवार तेज बहाव में फंस गया, जिससे सरकारी मदद समय पर नहीं पहुंच सकी। काफी मशक्कत के बाद परिवार को बचा लिया गया। दिल्ली एनसीआर में देर रात मौसम ने यू टर्न ले लिया। इसके चलते दिल्ली में सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हो गया। मैं इस समय मौजूद हूं नई दिल्ली में संसद भवन के पास गोल चक्कर पर। देख सकते हैं आप किस तरीके से दिल्ली में बारिश के वक्त सुबह का नजारा है। हालांकि इस समय ऑफिस जाने का वक्त है, लिहाजा बारिश की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून में बारिश की वजह से प्रेम नगर के नंदा की चौकी के पास बने पुल के पास अप्रोच रोड धंस गई, जिससे पुल और सड़क के बीच एक बड़ा गड्ढा बन गया। हालांकि पुल को कोई नुकसान नहीं हुआ, वहीं ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया। प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग सड़क को ठीक करने में जुट गया। 3-4 घंटे में बहाल हो जाएगा। तो रोड का जो ट्रैफिक है उसका रीजन ही कि एक अप्रोच रोड है, रादर देन पुल, उसकी जो अप्रोच रोड है उसमें गड्ढा हुआ, उसे फिल करते ही कनेक्टिविटी रिस्टोर की जाए। तो यातायात ऑल्टरनेटिव रास्तों से अभी चलाया जा रहा है और तब तक के लिए अगर हम बात करें अगले 3 से 4 घंटे में हम वॉर फुटिंग पे काम करते हुए रिस्टोर करें। देहरादून पावटा साहिब मोटर मार्ग पर नंदा की चौकी के पास देर रात हुई बारिश के बाद जो एक बड़ा होल यहाँ पर हो गया था, पुल के बगल में जो अप्रोच कनेक्टिंग रोड जो है पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसको बहाल करने का अब यहाँ पर काम तेजी से जारी है। और लगातार जो यहाँ पर होल बना हुआ था उसमें जेसीबी मशीन से लगातार मलबा डाला जा रहा है। टिहरी में नरेंद्र नगर रानी पोखरी मार्ग पर पहाड़ी से भारी मलबा आने से रास्ता बंद हो गया। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पिथौरागढ़ की दारमा घाटी में भारी लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिरने लगे। मलबा आने से आवाजाही बंद हो गई। रोड का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। असम में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है। शिवसागर जिले के बाढ़ प्रभावित गांवों में राहत सामग्री के लिए सेना का हेलीकॉप्टर उतारा गया। असम के 6 जिलों में करीब 4,45,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी मौसम पूरी तरह बदल गया। सुबह से आसमान में बादल छाने लगे थे। दोपहर के वक्त तो जोरदार बारिश होने लगी। दिल्ली के बाराखंबा, दरियागंज, दिल्ली कैंट और दूसरी जगहों पर बारिश से हालात खराब हो गए। जगह जगह जल जमाव हो गया। सड़क पर चलना मुश्किल हो गया। ट्रैफिक की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। कई जगह जाम लगा तो कहीं गाड़ियां रेंगने लगी। नोएडा में भी बारिश आफत बन गई। बारिश की वजह से लोग देर से ऑफिस पहुंचे। सड़कों पर जगह जगह पानी भर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बांकीपुर उपचुनाव की तैयारी पूरी हो गई है। ईवीएम और वीवीपैट का डिस्पैच शुरू। मतदान दल मतदाता केंद्रों के लिए रवाना हो चुके हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुए। प्रशासन और निर्वाचन आयोग अलर्ट है। आपको बता दें कि सभी बूथों पर मतदान की तैयारी पूरी हो चुकी है। तो बांकीपुर उपचुनाव की तैयारी देखिए अब पूरी हो चुकी है और मतदान से पहले ये तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ईवीएम और वीवीपैट का डिस्पैच शुरू हो चुका है। मतदान दल मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए। कड़ी सुरक्षा के बीच
रवाना हुए हैं। प्रशासन और निर्वाचन आयोग भी अब अलर्ट मोड पर है और सभी बूथों पर मतदान की तैयारी है। तो 30 तारीख को मतदान होना है और मतदान से पहले देखिए पूरी तैयारी कर ली गई है। तो बांकीपुर का ये चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, बांकीपुर उपचुनाव की तैयारी पूरी हो गई है, क्या क्या तैयारियां थी और क्या क्या अब तक पूरा हो चुका है? धर्मेंद्र, आवाज आ रही है? जी, जिस तरह से कल बांकीपुर उपचुनाव के लिए मतदान होना है और उसकी तैयारी निर्वाचन आयोग के द्वारा पूरी हो चुकी है। तमाम जो बूथ हैं, बूथों पर ईवीएम डिस्पैच किए जा रहे हैं। जो सुरक्षा व्यवस्था है वो तमाम बूथों पर भेजी जा रही है। किसी प्रकार की कोई कोताही ना हो, शांतिपूर्ण मतदान हो, लोग अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें, ये सुनिश्चित किया जा रहा है निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन के द्वारा। जी, प्रशासन और निर्वाचन आयोग की टीम भी अलर्ट मोड पर है, वहां पर मौजूद है वो भी? जी, तमाम जो जिला प्रशासन की टीम है और जो चुनाव आयोग की टीम है वो तमाम जो बूथों हैं उस पर निगरानी की जा रही है, वेबकास्टिंग की जाएगी। निर्वाचन आयोग के द्वारा तमाम वो प्रयास किए जा रहे हैं जिससे जो मतदाता हैं वो सहूलियत से मतदान के बूथों पर पहुंचे और अपने वोट का इस्तेमाल कर सके। जी, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है धर्मेंद्र? जिला प्रशासन के द्वारा तमाम जो बूथ हैं वहां पर जो सुरक्षा बल है वो पहुंचाए गए हैं और सुरक्षा बल ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी प्रकार की कोई शांति भंग न हो, कोई उपद्रवी तत्व परेशान न करे, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। जी, ठीक है, अब नजर बना के रखिए धर्मेंद्र, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। तो बांकीपुर उपचुनाव की देखिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और हमारे साथ धर्मेंद्र हमारे संवाददाता जुड़े जिन्होंने तमाम जानकारी दी। बांकीपुर उपचुनाव होने वाला है 30 जुलाई को और उसकी जो तैयारी है अब पूरी हो चुकी है। सभी बूथों पर मतदान की तैयारी पूरी हो गई। प्रशासन और निर्वाचन आयोग भी अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि ईवीएम और वीवीपैट का डिस्पैच भी शुरू कर दिया गया। आपको असम लेकर चलते हैं। असम के चौरादेव में बाढ़ का पानी भले ही धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन असली जंग अब शुरू हुई है। सोनारी के बिजोया पाम गांव में बाढ़ अपने साथ सिर्फ पानी नहीं लाई, बल्कि लोगों के आश्रय ने उनकी सालों की मेहनत और उम्मीदों को भी बहा ले गया। यहां कई घर उफनते पानी में समा गए, कई लोगों की जान चली गई। अब सिर पे छत नहीं, सिर्फ खुला आसमान है। राहत शिविरों में भी बिजली, पानी का पीने का पानी और भोजन की काफी ज्यादा कमी नजर आ रही है। दवाइयों की किल्लत भी वहां पर बनी हुई है। तो असम की आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, असम की बाढ़ में जहां चारों तरफ तबाही का मंजर है। दिखो नदी का जो बाढ़ हुआ है वो बाढ़ में बहुत लोगों के साथ हम लोग बातचीत करूंगा। तो देखिए असम की बाढ़ में चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आया। वहीं 25 साल के श्रवण कुमार उम्मीद की सबसे बड़ी तस्वीर बनकर के सामने आए। खुद का घर बाढ़ के पानी में डूब गया था, लेकिन श्रवण ने घर बचाने के बजाय लोगों की जान बचानी जरूरी समझी। उफनती धारा में एक नाव के सहारे अपने साथियों के साथ मिलकर के करीब 2000 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। ऊपरी असम की नाजिरा में दिखो नदी का जो बाढ़ हुआ है वो बाढ़ में बहुत लोगों की नुकसान हुआ है और इस बाढ़ में यहाँ का एक रियल हीरो ने बहुत आदमी का जान बचाया। वो हमारे पास साथ है, उसके साथ हम लोग बातचीत करूँगा। तो उस दिन क्या हुआ था? उस दिन ये हुआ था, पानी ऐसा बढ़ा, हम लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना पानी बढ़ जाएगा। हम लोग यहाँ पे, मेरा जन्म हुआ 2000 में, तो आज तक मैंने इतना पानी नहीं देखा। पानी आता है, यहाँ तक आता है, फिर से चला जाता है। किसी आज तक हमारा दिखो नदी के बाढ़ से एक आदमी का भी हम लोगों ने मौत नहीं देखा। आज का डेट में इस बार ऐसा हुआ कि 100 लोग मरे हैं। यहाँ से लेके आमगुड़ी हो गया, नाजिरा हो गया, सिमलगुड़ी हो गया, यहाँ तक। तो उस दिन हम लोग के पास एक साधन था
हमारा नाव 6 है। 6 होने के कारण से हम लोग अपना एरिया का जो है 5 गांव, ऐसा सिचुएशन हुआ था कि 5 गांव का लोग आज के डेट में सबका देहांत हो जाता है अगर हम लोग नाव लेके नहीं बचाने जाते हैं। तो आज के डेट में ये नाव ही बहुत काम आया है। इसके वजह से ही सारा लोग बच पाए हैं। मैक्सिमम 1500 लोगों को हमने बचाया है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ती गर्मी सेहत पर असर डाल सकती है और एक रिपोर्ट के मुताबिक गर्मी की वजह से रातों में नींद में कमी आ रही है, जिससे कि काम पर भी असर पड़ रहा है। सेहतमंद रहने के लिए अच्छी नींद जरूरी है, लेकिन नींद पर क्लाइमेट सेंट्रल की एक रिपोर्ट चौंकाने वाली है। बढ़ते वैश्विक तापमान की वजह से दुनिया भर में लोगों की सालाना औसतन 56 घंटे की नींद प्रभावित हो रही है। गर्मी अब सिर्फ दिन का संकट नहीं रही, अब रातें भी भारी पड़ती दिख रही हैं। बिस्तर पर घंटों करवटें बदलना, बार बार नींद का खुलना, सुबह उठते ही थकान महसूस होना, ये परेशानी अब लाखों लोगों की हकीकत बन गई है। अगर भारत की बात करें तो भारत में ये समस्या ज़्यादा है। 90 से 93% तक लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि जब रातें गर्म होती हैं तो ऐसे में जो है बॉडी टेम्परेचर जो है वो बॉडी खुद को ठंडा नहीं रख पाती। को में देखा जाए तो हमारा पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, खासकर जो मिनिमम टेम्परेचर रात का, वो काफ़ी बढ़ गया है। ऑब्वियसली इसकी वजह से जो कंट्री, खासकर जो हॉट एरियाज हैं, वहाँ पे टेम्परेचर पहले से काफ़ी बढ़ गया है। और ह्यूमन कंफर्ट के लिए रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। अगर आप रात में सोते हैं तो आपको एक कंफर्टेबल टेम्परेचर चाहिए होता है। उसके अनुसार अगर आप टेम्परेचर अनकंफर्टेबल जोन में जाएगा। रात में कई लोग देर तक मोबाइल फोन चलाते हैं, ऐसे में नींद और ज्यादा खराब होती है और अगले दिन इसका असर देखने को मिलता है, जिससे कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। एक तो गर्मी होती है और साथ के साथ ह्यूमिडिटी, तो ये हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप को अफेक्ट करता है। नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा हो सकते हैं, पर अगर हम डेल्टा वाले फेज में नहीं गए तो हमें सुबह उठने के बाद एक रिफ्रेशिंग स्लीप नहीं महसूस होगी और इसका इफेक्ट होता है पूरे दिन थकान महसूस होना, किसी भी काम में ठीक तरीके से फोकस, कंसंट्रेट ना कर पाना और कई बार मूड का स्विंग होना। अगर रात की नींद लगातार प्रभावित हो रही है तो इसका असर शरीर, दिमाग और रोजमर्रा की जिंदगी पर साफ दिखाई देता है। इसीलिए बदलते मौसम के साथ अपनी दिनचर्या और सोने की आदतों में बदलाव करना भी अब उतना ही जरूरी हो गया है। दिल्ली से फराह खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तेईस जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। यूपी में कांवड़ रूट पर इस बार QR कोड लगाए गए हैं, जिससे कि पहचान संबंधित कोई विवाद न खड़ा हो। वहीं जगह जगह भगवा ध्वज, महादेव के झंडों की बिक्री हो रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी में कांवड़ रूट पर QR कोड। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर इस बार अलग तरह की तैयारी देखने को मिल रही है। पहचान को लेकर होने वाले विवाद का स्थायी समाधान निकाल लिया गया है। कांवड़ रूट पर पड़ने वाले होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर QR कोड लगाए गए हैं। मतलब QR कोड स्कैन करते ही कांवड़ियों को पूरी डिटेल मिल जाएगी, जिससे विवाद या पहचान छिपाने जैसी कोई नौबत ही नहीं आएगी। कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। ऐसे में जो कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले होटल और ढाबे हैं, उन पर एक बारकोड लगाया गया है, जिससे खाने की सूचिता है। मैं से मौजूद हूँ मुजफ्फरनगर बाईपास के चौराहे पर। आप देखिए, ये मुजफ्फरनगर का बाईपास मेन चौराहा है, जहाँ पर जो पड़ने वाले जो रेस्टोरेंट है, यहाँ से कांवड़े निकलते हैं। और ये एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद उनसे बात करेंगे यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था पर की गई है, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से लगातार खाने को लेकर लगातार बवाल हुआ था, उसके लिए मैं दिखाना चाहूंगा आपको। आप दिखाएं, ये एक पूरा ग्राहक संतुष्टि फीडबैक लगा दिया गया। ये एक बारकोड दिया गया है। बारकोड से आप स्कैन करके ये पता लगा सकते हैं इसका जो मालिक कौन है, ओनर
कौन है और यहाँ पर कौन कौन लोग यहाँ पर काम करने वाले हैं, उसके लिए बाकायदा FSSAI द्वारा भी एक यहाँ पर इनको स्टिकर दिया गया है। इस बारकोड पे आपको क्या नाम है QR मिलेगा, उस QR को स्कैन करके आप हमारे होटल की सारी जानकारी निकाल सकते हैं, कौन ओनर है और किस नाम से फूड लाइसेंस रजिस्टर्ड है, बाकी सारी चीजें आपको सारी डिटेल एक इस QR से मिल जाएगी। इस बार कांवड़ यात्रा में हिंदू मुस्लिम एकता की एक खास तस्वीर देखने को मिली है। मेरठ के रहने वाले शाकिर अपने दोस्त मिंटू और गौरव के साथ कांवड़ लेकर आ रहे हैं। ये जो भाईचारे में उठवाई है जी कांवड़, पहले भी लाए हो आप? पहले भी लेकर आए हैं 101 लीटर की। आप मुस्लिम धर्म से हैं, कुछ लोग विरोध करते होंगे? नहीं, किसी से कुछ दिक्कत नहीं है, कोई विरोध नहीं करता आपको। 30 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर मेरठ से मुजफ्फरनगर तक पूरा इलाका केसरिया रंग में रंगा नजर आ रहा है। NH 58 पर जगह जगह भगवा ध्वज, महादेव और हनुमान जी के झंडे की बिक्री हो रही है। दुकानदारों का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दिनों में बिक्री कई गुना बढ़ जाती है और जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है बाजारों में रौनक भी बढ़ जाती है। आजकल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आप किसी भी जिले में चले जाइएगा जहां कांवड़ मार्ग है, वहां आपको ऐसा नजारा नजर आएगा। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहाँ पर भगवा ध्वज लहरा रहा है। एक हाथ पे तिरंगा है और एक हाथ में भगवा ध्वज है। बहुत खुशी होती है हमें। अच्छा लगता है? बहुत अच्छा। 15 दिन ऐसे ही रहेगा? जी, पूरा ऐसे ही रहेगा। मजा आएगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भोलेनाथ तेरी कृपा से, भोलेनाथ तेरी कृपा से, हम यारे से चलते हार गया मेरे भगती हारे से, चलते चलते हार गया मैं तेरे भगती हारे से। कुल मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस वक्त कांवड़ यात्रा के रंग में रंगा दिखाई दे रहा है और कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। हमारे साथ SP ट्रैफिक और कांवड़ यात्रा के नोडल अधिकारी राजेश कुमार श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे? हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया है, DGP ने इसका उद्घाटन बीते दिनों किया था। क्या क्या खासियत है इस कंट्रोल रूम की और यहाँ पर 24/7 कांवड़ मार्ग की निगरानी की जाएगी समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की? नहीं, बिल्कुल सही। माननीय पुलिस महानिदेशक जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इसको शेप दिया है, पूरा तैयार किया है। और यहाँ पे 24 घंटे जो पूरी टीम में यहाँ लगी हुई है, जो लगभग 300 कैमरों की निगरानी करेगी। पूरे सारे चैनल्स को, सारे TV को, सारे विजुअल्स को कई ग्रिड में डिवाइड किया गया है और टीम अलग अलग डेडिकेटेड लगाई गई है, जिससे कोई भी विजुअल, कोई भी चीज़ हैपनिंग मिस ना की जाए। और उसका लॉगबुक बनाया गया है, उसको लिखा जाएगा और जो यहाँ विभाग के विभिन्न लोग बैठेंगे उनको करस्पॉन्डिंग उनको इमीडिएटली इन्फॉर्म किया जाएगा।